ठीक है, लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन जो छोड़ा था वो यहाँ पर छोड़ दिया था कि ये हमारा पहला प्रोग्राम है void main clear screen clr ser then your printf statement hello. कन्वेंशन यही चला हुआ आ रहा है सी से कि जो हमारे स्ट्रिंग्स हैं वो डबल कोट्स के अंदर होने चाहिए, और चाहो तो आप लिख सकते हो गेट सी एच, है ना. तो लास्ट लेक्चर में हमने बोल दिया था कि गेट सी एच वो बहुत ही गलत बात है. स्क्रीन को होल्ड करने का कोई ऐसा बिहेवियर नहीं होता इसका. ये खाली होल्ड करता है जस्ट टू स्कैन अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम योर कीबोर्ड. ठीक है, ये नहीं है ना. नहीं, वो फिर इंटरनल बिहेवियर है उसका कि गेट सी एच वाकई में एक फ्लोट को स्कैन कर भी सकता है या नहीं. ठीक है, ही नहीं. तो वो क्या रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है फिर, तो वो एक अलग चीज है. तो वो आप फिर प्रोग्रामेटिकली एक बार कैप्चर करके देखो, है ना. तो चलो आपका सवाल का जवाब मैं एक प्रोग्राम के थ्रू देने की कोशिश करता हूँ. अभी बनाते हैं कोड, ठीक है, इसी सेशन के अंदर. तो इसमें होगा क्या दीपक बेटा, तो कल हमने ये डिस्कस कर लिया था, ये चीज को हमने कल समझ लिया था, है ना. रिटर्न टाइप है और सी अलाउ करता है. एक खास चीज है मेन फंक्शन के बारे में कि मेन फंक्शन को डिफाइन करते हुए सी में आप इसके रिटर्न टाइप को वॉइड भी रख सकते हो और आप इंटीजर भी रख सकते हो. और अगर आप कोई रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो देन ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी इंटीजर, बिकॉज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप फॉर फंक्शंस इन सी इज इंटीजर. ठीक है. जावा में आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस है. जावा में जब भी आप एग्जीक्यूट अगर वाकई करना चाहोगे मेन को तो हमेशा रिटर्न टाइप उसकी वॉइड चलेगी. इतना ठीक है. तो अब मेन फंक्शन की भी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसको डिफाइन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, ही नहीं. और वो जो डिफरेंसेस हैं वो यहां नजर आएंगे इस जगह ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पैरामीटर लिस्ट. वो हम आगे देखेंगे, अभी नहीं. क्लियर. तो अभी थोड़ा कुछ और बेसिक फंडामेंटल चीजें देखते हैं. तो इसको क्लियर कर दिया हमने. तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें कोई प्रोग्राम बनाना है जहां पर हमें डेटा वगैरह स्टोर करना है. बेसिकली हम प्रोग्रामिंग कर ही इसे ले रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव मैनर में स्टोर कर सकें, प्रोसेस कर सकें, देन फर्दर उसको रिप्रेजेंट कर सकें एक मीनिंगफुल वे में, है ना. तो फिर आज के सेशन में हमारा डिस्कशन रहेगा किसके ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर. कैसे वेरिएबल फॉर्म होते हैं सी में. ठीक है, किस किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं या किस किस टाइप के वेरिएबल होते हैं, ये सब हमें देखना है. ठीक है. तो सिंपल सा अगर मैं वेरिएबल के लिए एक सिंपल टर्म यूज करूं तो क्या है एक वेरिएबल. बहुत बढ़िया. कंटेनर. इट इज अ काइंड ऑफ कंटेनर, या यू कैन से इट प्रोवाइड्स अ स्टोरेज मैकेनिज्म. ठीक है, जिसकी मदद से आप चीजों को स्टोर करोगे. अब नितिन जो आपने आंसर दिया, बड़ा अच्छा आंसर दिया आपने कि ये क्या है, कंटेनर है. तो कंटेनर भी फिर अलग अलग साइज में आते हैं. एक कंटेनर आपका ये है, एक कंटेनर देखिए ये है ना. तो डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से है. देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेनर, है ना. तो हमारे मतलब जो साइज होगा वो वेरी कर रहा होगा. क्लियर. तो ये सारी चीजें कैसे आपने मैनेज करनी है प्रोग्रामेटिकली, ये सब आपको सीखना है अभी यहाँ पे. तो देखो, एक प्रोग्राम प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करते हैं वेरिएबल की अगेन, तो देखो सपोज मैंने कोई फाइल बनाई p1.c, program1.c. अब एक्सटेंशन सी देना क्यों जरूरी है आपको कल पता लग गया होगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नहीं तो क्या ले लेता है, C++ ले लेता है अगर आप डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हो. ठीक है. और फिर वो खामखा आपसे डिक्लेरेशंस मांगेगा, लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन मांगेगा. ठीक है, ये नहीं है ना. तो हम सिंपली फिर क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन .c से ही शुरू कर रहे हैं. हम पहले ही स्पष्ट कर दे रहे हैं या क्लियर कर दे रहे हैं कि इनिशियल मोमेंट पे ही हमने बता दिया कि हम स्ट्रिक्टली किस लैंग्वेज में काम करेंगे, सी में. अब देखो, सी के किसी प्रोग्राम में जब आप कोड लिखोगे तो आप कहां कहां वेरिएबल बना सकते हो.
ये वेरिएबल के क्या क्या फ्लेवर हो सकता है। तो मान लीजिए दीपक आपने इस तरीके से बेटा कोड लिखा वॉइड मेन, और ये आपके फंक्शन की डेफिनेशन है, ये उसकी बॉडी है। तो आप वेरिएबल कहां कहां बना सकते हो? तो किसी भी फंक्शन में आप वेरिएबल एक तो यहां पर बना सकते हो टॉप में, आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। तो इस मोमेंट पर आप वेरिएबल बना सकते हो। सपोज आपने ऐसे लिखा इंटीजर एक्स, तो एक कैटेगरी वेरिएबल की ये हो जाएगी। आप इस जगह वेरिएबल बना सकते हो, देखते रहना, इंटीजर एक्स, ठीक है। अब हम ये क्रॉस चेक करेंगे कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इट इज पॉसिबल और नॉट, अभी देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप एक तो इस मोमेंट पे वेरिएबल बना सकते हो, आप एक इस जगह वेरिएबल बना सकते हो, ऐसे इंटीजर z आप यहां वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। नहीं इसके अलावा आप यहां वेरिएबल बना सकते हो, इंटीजर q, ठीक है, एक वेरिएबल ये भी है। तो हर वेरिएबल की एक खास पोजीशन है इस पूरे फिगर में। ये जो x है दैट विल बी नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। जावा में नहीं होता कोई कॉन्सेप्ट किसका, ग्लोबल वेरिएबल का, इतना ठीक है ना। अब आते हैं इस x पे, तो ये एक्ट कर रहा है कैसे, पैरामीटर, ठीक है। आप पैरामीटर के फॉर्म में वेरिएबल फॉर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं z की, सिंपली यू विल यूज व्हाट टर्म, लोकल वेरिएबल। अब बात करते हैं इस q की, तो आप गौर कीजिए आपने मेन फंक्शन के अंदर यहां पे ये एक क्या बना दिया, क्या बोलोगे आप इस हिस्से को, ब्लॉक। अब ब्लॉक क्यों ही अलाउ करता है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप विद इन द बॉडी ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन यू कैन क्रिएट सच ब्लॉक्स, बनाते क्यों है उसको छोड़ो अभी, ठीक है। तो ये जो क्यू है ये आपका कहलाएगा ब्लॉक लेवल वेरिएबल। तो ये मोमेंट्स हैं जहां पर आप वेरिएबल्स पूरी सी में क्रिएट कर सकते हो, ग्लोबली इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर, इन द फॉर्म ऑफ अ लोकल वेरिएबल, इनसाइड अ पर्टिकुलर ब्लॉक, ठीक है। अच्छा ये ब्लॉक जैसी कोई चीज फंक्शन के बाहर नहीं होती। मे बी सौरभ ने पूछा कि फंक्शन की बॉडी के बाद एक ब्लॉक बना दो, तो बाहर नहीं बनेगा ब्लॉक, या टॉप में एक ब्लॉक बना दो, नहीं, इस तरीके से ब्लॉक नहीं बनेंगे, ठीक है। नहीं हाँ, कल के सेक्शन में हमने एक चीज करी थी कि बाय डिफॉल्ट हमारा कॉन्फ़िगरेशन किस पे चल रहा था, टर्बो सी के अंदर C++ पे, तो वहां पर भी हमने एक ब्लॉक देखा था जो बाद में हमने अपने हेडर फाइल के अंदर मेंटेन कर दिया था, लिंकेज स्पेसिफिकेशन ब्लॉक, है ना। तो वो एक अलग तरीके का ब्लॉक हो गया। इतना समझ में आ रहा है नहीं, है ना। तो इस लेवल पे आप वेरिएबल्स फॉर्म कर सकते हो। उसकी जरूरत वहां पे थी, यहाँ पे तो आप खुद ही कल समझ ही गए होंगे, कोई लिंक स्पेसिफाई करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इतना ठीक है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको उतारने की जरूरत है तो इसकी फोटो ले लीजिए आप, फिर आप कॉपी में इसको पैरेलली नोट डाउन करते रहना। बढ़े आगे, तो इसको क्लियर करते हैं। तो एक हमें ये देखना है कि ये जो x है और ये जो x है ये सेम हो सकता है या नहीं। तो चलो इसे क्लियर करो, यहाँ पर आओ। बाकी वहाँ पे अभी इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पैरेलली जावा वगैरह भी सीख रहे हैं, तो आपने वो चीज़ देखी है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, डेटा टाइप, तो डेटा टाइप का आइडिया तो आपको है ना। तो चलो मैं कोड डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सब कुछ मैंने
जितनी भी आपकी पुरानी विंडोज इसमें खुली होती हैं उनको बंद करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है आपका Alt F3. Simply you have to use a key combination which is Alt F3. Then you can start a new file. नई फाइल स्टार्ट कीजिए, F5 से ये जूम हो जाएगा. Then hit F2 to save your code. ये नाम बोलेगा. अब इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो ये है बेटा कि बाय डिफॉल्ट ये देखो बिन फोल्डर में सेव करता है ये कोड को. ठीक है, तो जाने दो वहां पे. तो hit2.c. ठीक है, कल हमने नाम कुछ ऐसे दिया था hitp1.c, ऐसे hitp2.c, वटेवर कुछ भी नाम दे दो आप इसको. तो आप यहां पर आ गए. अब आप अपना मेन फंक्शन बनाइए. void main क्लियर स्क्रीन. देन आपने कुछ लिखा है क्या? गेट ch. तो अब टॉप में आ जाइए और यहाँ पे लिखिए इंटीजर x. तो मान लीजिए आप बहुत ही बिगिनर अगर होते हैं, आपको अगर मैंने जावा पहला लेना सिखा रहा होता तो मैं आपके लिए ऐसे करता. यहाँ पे खाली क्या लिख देता है x और कोई से भी कॉलर भी, और फिर कंपाइलेशन के लिए जाता. क्या किया देखिए, वन एरर. डिक्लेयर सिंटेक्स एरर, डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर. वो कह रहा है क्या करना चाह रहे हैं आप. तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सेमीकोलन. अब मैं कंपाइलेशन के लिए गया, वन एरर. और अब जो एरर है वो बड़ा मीनिंगफुल है, आप पढ़ सकते हैं. टाइप नेम एक्सपेक्टेड. वो कह रहा है टाइप का नाम तो बताओ, है ना. तो फिर आप यहाँ पर गए और आपने यहाँ पे क्या बता दिया, इंटीजर. तो इट मीन्स इस मोमेंट पे जो वेरिएबल बच्चों आप क्रिएट कर रहे हो वो कैसे वेरिएबल्स कहलाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं. और ग्लोबल वेरिएबल्स को जब भी आप क्रिएट करोगे तो उनका डेटा टाइप आपको खुद बताना पड़ेगा. ये आपने देख लिया, इतना ठीक ठीक. बाकी इस मोमेंट पे आपने इसको कोई वैल्यू नहीं दी है. ठीक है, तो ये अब हम क्रॉस चेक करेंगे कि ये किसी तरीके की डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, ये गार्बेज वैल्यू लेगा. गार्बेज मीन्स द वैल्यू विच यू कैन नॉट प्रेडिक्ट. और वो एक तरीके से वो वैल्यू हमारे लिए मीनिंगलेस होगी. मीनिंगफुल तो होगी नहीं ना, रैंडमली कुछ भी उठा दे किसी वजह से, वो वजह भी हम देख नहीं रहे हैं. ठीक है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल मैंने बना दिया है. अब मैं इधर आया और मैंने यहां पे ऐसा कुछ करा. तो पहले इतना देखिए, आपने एक पैरामीटर बना दिया है. और पैरामीटर भी आपने किसी ऑर्डिनरी फंक्शन को डिफाइन करते हुए नहीं बनाया है, मेन के साथ. मेन के साथ आप पैरामीटर बना रहे हो, इतना ठीक है ही नहीं, है ना. और पैरामीटर का नाम और ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या हो गया है, सेम हो गया है. तो इस मोमेंट पे अगर मैं इसे कंपाइल करने जाता हूं, मेरे को सिंपली ऑल्ट सी यूज करना है, की कॉम्बिनेशन. क्या लगता है नितिन, ये कंपाइल होगा या नहीं, हाँ या ना. सिचुएशन ये है कि द नेम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एंड द नेम ऑफ पैरामीटर इज सेम. नहीं, वाई, रीजन बताओ. सर रीजन मे बी कि ग्लोबल वेरिएबल का जो नाम होता है वो हम सेम नहीं दे सकते किसी और फंक्शन या फिर पैरामीटर के अंदर. अच्छा, श्योर हो. सर मे बी ठीक, कंफर्म नहीं है सर. हो जाना चाहिए. अभिषेक हो जाएगा सर. फीलिंग क्या आ रही है, कौन सा वेरिएबल मांगे वैल्यू, कौन सा x, क्योंकि यहाँ पे 2x है जो पैरामीटर वाला है. ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है. ध्यान ये दीजिएगा इसमें, जैसे जो अंदर वाला है, अंदर वाला भी वैल्यू मांगेगा या नहीं वो डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे. क्योंकि जो बंदा मेन फंक्शन को आप कभी भी ये मत भूलें कि x क्या है, एक अंदर वाला पैरामीटर. और पैरामीटर में वैल्यू किसके थ्रू पहुंचती है, आर्ग्यूमेंट. और आर्ग्यूमेंट कब भेजा जाता है, एट द मोमेंट ऑफ कॉलिंग. और ये कॉलिंग किस फंक्शन की है, मेन. और इसको एक्चुअली कॉल कौन करेगा, OS. तो फिर आर्ग्यूमेंट भी कौन भेजेगा, OS. तो वो सारा हेडेक फिर इस वाले पैरामीटर के लिए जो हेडेक है वो आपको नहीं लेना. दैट इज कंप्लीटली ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. इतना ठीक है. तो चलो इसे कंपाइल करते हैं. ऑल्ट सी कंपाइल किया, परफेक्ट. कहीं कोई एरर नहीं है,
लेकिन एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग पढ़ो आप। वार्निंग्स को मैं कल भी कह रहा था, सीरियसली लेके चलना है, वार्निंग्स को इग्नोर नहीं करना है। तो देखो, पैरामीटर एक्स इज नेवर यूज्ड। पैरामीटर कौन सा है? अ ग्लोबल वेरिएबल कैन नॉट एक्ट एज अ पैरामीटर, अ लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी नोन एज अ पैरामीटर। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये कि ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ब्लॉक लेवल वेरिएबल, दे कैन नॉट बी नेम्ड एज अ पैरामीटर। इन्हें पैरामीटर नहीं बुलाओगे आप, ये पैरामीटर नहीं है। क्लियर? इतना ठीक है। तो वो अगर ये बोलता है पैरामीटर एक्स इज नेवर यूज, तो बात किसकी कर रहा है वो? उस एक्स की जो मेन के साथ है ना। अच्छा ध्यान देना, ये जो वार्निंग आ रही है ना यहाँ पे, ये वार्निंग, अब आप एक सवाल मेरे से और कुछ पूछना चाहेंगे आप इस मोमेंट पे? चलो ठीक है, लाइन नंबर 10 पे दिखा रहा है। और कोई इश्यू? बिल्कुल सही, उसने आखिर ग्लोबल वेरिएबल के लिए वार्न क्यों नहीं करा? वो भी तो है। और देखिए सक्सेसफुल कंपाइलेशन रहा हमारा। अगर मैं फिर से स्क्रीन दिखाता हूं कंपाइलेशन की, एरर्स आर 0, तो यहां पे एक चीज क्लियर होगी, द नेम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एंड द नेम ऑफ पैरामीटर कैन बी सेम। इतना ठीक है। अब अगला सवाल ये आएगा, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो एक छोटी सी चीज है, जो हमारे पैरामीटर होता है ना, वो पैरामीटर हम कहां यूज कर पाते हैं? सिर्फ फंक्शन के अंदर। तो पैरामीटर साथ ही साथ एक नेचर अपने साथ मेंटेन कर रहा होता है, लोकल होने का। आपका जो पैरामीटर है वो साथ ही साथ क्या है? एक लोकल वेरिएबल भी है, वो एक लोकल वेरिएबल भी है। और वो एक ऐसा लोकल वेरिएबल है जिस तक वैल्यू कहीं बाहर से आएगी। उस तक वैल्यू कहां से आ रही है? बाहर से आ रही है। दैट्स वाई हम उसको पैरामीटर बुला दे रहे हैं। क्लियर? तो अब लोकल का मतलब वो अंदर है और ग्लोबल मतलब बाहर है, तो दोनों की जो लोकेशंस हैं वो डिफरेंट है, दोनों की जो स्कोप है वो डिफरेंट है, इसलिए दोनों का नाम सेम हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे होते, आप यहां पर गए, आपने बोला इंटीजर एक्स, तो ये चीज गलत है, क्योंकि उस सिनेरियो में एक लोकल वैल्यू की तरह एक्ट एक्स भी करेगा। जो पैरामीटर है वो लोकली तो अवेलेबल होगा। अब यहां कन्फ्लिक्ट हो जाएगा इन दोनों के लिए कि आप अंदर वाला, आप कोई दूसरा वेरिएबल बनाइए लोकल, आपके ये अंदर जो लोकल वेरिएबल है पैरामीटर का नाम सेम नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी डिफाइंड बोल देगा। आप कंपाइल करो एक बार इसको, फिर दीपक मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं। ये देखो, मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर एक्स, वो कह रहा है एक्स को बार बार बना रहे हो आप, ठीक है? ये नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? आप यहां पर आओगे यार, इसका नाम सपोज बदल के आपने क्या कर दिया? वाई कर दिया। सर यू अगर पैरामीटर एक्स को हटा दे, आप एक्स जो है वो हटा दे, हाँ जी, वो हम लोकल में कर दे, हाँ जी, इंटीजर एक्स, तो जो ग्लोबल। बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है कि हमारे लोकल वेरिएबल का नाम और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है या नहीं। क्लियर? तो आपके लिए थोड़ा सा मैं ये चीज कर देता हूं, इसको मैं यहां से क्या कर रहा हूं? एक्स कर रहा हूं, और इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, और आपके सवाल पूछने से पहले मैं जवाब दे देता हूं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका स्कोप अलग अलग है, वो लोकल है और वो बाहर है। तो गाइडलाइन ये है कि आप इसी वजह से आपके लोकल वेरिएबल का नाम और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है, क्योंकि उनके स्कोप अलग अलग है, उनके रीजन अलग अलग है। ठीक है? अब मैं कंपाइल करता हूं, आपके दिमाग में एक नया क्वेश्चन डेवलप हो रहा है। ठीक है? मैंने कंपाइल करा, देखिए ना, तो यहां कोई वार्निंग है, आप देखो वार्निंग भी नहीं है, किसी के लिए वार्निंग नहीं है। ठीक है? ये नहीं है ना? पूछिए क्वेश्चन। सर वही कि जैसे हम ग्लोबल वेरिएबल जो है इंडेक्स हमारा, उसको हाँ यूज करना चाहें, हाँ तो हम उसे मेन के अंदर यूज करेंगे, बिल्कुल तो फिर उसमें कैसे डिफरेंशिएट होगा दोनों के बीच? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अभी देते हैं हम इसका जवाब, लेकिन उससे पहले कहीं एक सवाल दब के रह गया था सौरभ का, कि उसने आखिर बाहर वाले के लिए वार्निंग क्यों नहीं दी। ठीक है? ये नहीं है ना? तो देखिए, अगर मैं यहां पर ऐसा कर देता हूं इंटीजर z, तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या है यहाँ पे? z इज अ नेम ऑफ पैरामीटर, अंदर जो x है दैट इज अ डिफरेंट लोकल वेरिएबल, बाहर जो x है वो क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। कोई दिक्कत है ना? लेकिन अब अगर आप कंपाइल करते हैं तो तीनों में से एक के लिए वार्निंग आएगी,
एक वार्निंग z के लिए, पैरामीटर z इज नेवर यूज्ड। तो ये जो मैकेनिज्म है हमारा, हमारे मैकेनिज्म को या जिस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो ये एक हिंट जनरेट कर रहा होता है। ये कहता है भैया z एक पैरामीटर है और कभी ना कभी इसमें कहीं से कोई वैल्यू आएगी मीनिंगफुल, और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई वार्निंग ये ना तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए दे रहा है ना लोकल के लिए दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उनमें कोई वैल्यू हमने दी नहीं है, दोनों में कोई वैल्यू हमने नहीं दी है। आपको वार्निंग मिलने लगती है उस एक्स के लिए भी। आप एक बार करके देखिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये ग्लोबल है, लेकिन ये ग्लोबल है। मैं इसको वैल्यू देता हूं 45। अब मैं कंपाइल करने जा रहा हूं, अभी भी वार्निंग क्या है, एक ही है। तो वो ग्लोबल के लिए अभी भी वार्निंग नहीं दे रहा है, जबकि मैंने उसे एक मीनिंगफुल वैल्यू दे दी है। लेकिन यही हरकत अगर मैं लोकल वेरिएबल के लिए करता हूं, अब आपकी वार्निंग 1 से 2 हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, यू आर नॉट यूजिंग पैरामीटर z। x के लिए क्या कह रहा है, x इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। वो कह रहा है भैया ये जो लोकल वेरिएबल है x, आपने इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करा, जो z है आपने उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करा। लेकिन उसके लिए मना कर रहा है अभी भी, किसके लिए, ग्लोबल वेरिएबल के लिए। क्यों, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग खुद से ना, उसके लिए अभी भी नहीं बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आखिर ये वार्निंग जनरेट क्यों नहीं कर रहा है ग्लोबल वेरिएबल के लिए, नेवर यूज्ड। ग्लोबल का स्कोप ग्लोबली है ना पूरा, हाँ कहीं तक भी यूज हो सकता है। बहुत बढ़िया, ये कुछ ऐसा है, इसलिए वार्निंग नहीं कर रहा है। अभी इस मोमेंट पे आपके hit2.c फाइल में एक फंक्शन दिख रहा है आपको डिफाइंड, जिसका नाम क्या है, मेन। अब एक केस ये हो सकता है कि क्या पता आपने इस फाइल में 4 फंक्शन बना रखे हो। आप बना सकते हो, यू कैन हैव डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल फंक्शंस इन अ पर्टिकुलर सोर्स फाइल ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। अब ये हो सकता है सर कि आपने वो जो बाकी 4 बना रखे हैं उनमें से जो चौथा है वो एक्स को यूज कर ले। तो अगर कोई और यूज कर रहा है तो खामखा फिर मेन क्यों वार्निंग देता रहे, ये चीज है। तो कभी भी आपको ग्लोबल के लिए वार्निंग नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं एक ये ऑप्शन रहेगा कि क्या पता उसका कोई दूसरा यूज कर रहा हो। इस तरीके से सोचना है। अभी फिलहाल कोई कर नहीं रहा है, लेकिन क्या पता कोई दूसरा यूज कर ले। दूसरा कौन, फंक्शन। फंक्शन कहां बना होगा वो, मेन के अंदर। मेन के अंदर कहां से बनेगा फंक्शन, hit2.c फाइल में। दीपक आप कुछ कहना चाह रहे हैं, यूज कर सकता है तो यूज करने के उसको वो भी मतलब फंक्शन के अंदर एक्स को लिखेगा ही, बिल्कुल सही कहा आपने। लिखेगा। तो पहले तो आपने बनाया कि वो मतलब मेन के अंदर फंक्शन जब लिख रहे थे हम, तब वो तो उसको अलाउ नहीं करा था। क्या चीज, वही ग्लोबल एक्स और लोकल एक्स नहीं सेम अलाउ कर तो रहा है, देखो दोनों का नाम सेम तो है x। उसने तो अलाउ पैरामीटर को नहीं करा था ना, तो वो पैरामीटर में पैरामीटर और लोकल को नहीं किया था, पैरामीटर और लोकल को नहीं करा था, दोनों लोकल हो जाएंगे। क्योंकि पैरामीटर लोकल ही होता है ना। सर जेड के लिए जैसे आप मुझे बोल रहे हैं ना कि जेड नेवर यूज, तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी वैल्यू भेज रहा होगा? वो अलग बात है। अभी उसको छोड़ो आप, मैं अभी प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, कोई वैल्यू मिलेगी तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ना 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 ना, वो रैंडम वैल्यू कभी नहीं होती। आप देखते रहिए ना, अभी चल रहा है, पूरा प्रोग्राम चल रहा है ना, मैं वैल्यूज भी तो प्रिंट करूंगा आपके लिए अभी, ठीक है। तो दीपक जो आप कहना चाह रहे हैं बेटा, तो वो बात ये है कि हमारे पैरामीटर का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम कभी सेम नहीं होगा। तो यहां पे इसीलिए तो मैंने ये z लिखा हुआ है, उसको मैंने x नहीं लिखा, क्योंकि जो पैरामीटर है वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, विद इन द फंक्शन, फंक्शन के अंदर लोकली इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा जब मैंने वहां पे x लिखा हुआ था, एरर आया था, मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ x। वो कह रहे मल्टीपल टाइम बना दिया आपने, पैरामीटर भी वही है लोकल भी वही है, और पैरामीटर भी तो लोकली यूज होता है। तो ये चीज है। तो गाइडलाइन ये, पैरामीटर का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम कभी भी सेम नहीं हो सकता। हाँ, अब यहां पे ये है कि ग्लोबल का नाम और लोकल का नाम सेम हो सकता है, लेकिन जब आप एक्स को एक्सेस करने जाओगे तो वो किसको प्रायोरिटी दे, लोकल को दे कि ग्लोबल को दे। या नितिन ने बोला मुझे दोनों चाहिए। क्लियर, बढ़े आगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर आया और यहां पर आकर मैं ऐसे लिख रहा हूं, प्रिंट एफ
व्हाट इज प्रिंट एफ? इट इज अ कॉलिंग स्टेटमेंट फंक्शन. व्हाट इज प्रिंट एफ? प्रिंट एफ खाली मैंने प्रिंट एफ बोला. व्हाट इज प्रिंट एफ? फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन. कीवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है ये. मैंने आपको बताया था इस आईडी के अंदर हर वो चीज जिसका कलर व्हाइट हो, वो कीवर्ड है. इंट एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है. बस पूरे प्रोग्राम में 2 ही कीवर्ड फिलहाल यूज हुए हैं, इंट एंड वॉइड, है ना. तो प्रिंट एफ क्या है? नेम ऑफ अ फंक्शन विच इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन. ठीक है. अब भैया प्रिंट एफ की मदद से क्या करोगे आप? प्रिंट करोगे ना. और क्या प्रिंट करोगे? कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी डेटा. अब कल हमने बताया था कि प्रिंट एफ के नाम में एफ होता है, प्रिंट एफ. और उस एफ का मैंने कल बोला था फॉर्मेटेड, कि ये बात करता है कि जो भी चीज हम प्रिंट करेंगे दैट विल बी ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का वो डेटा होगा. तो वही यहां पर है. तो मान लीजिए मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी सीखी, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जाके ऐसे कुछ लिख दिया कि प्रिंट कर दो किसको? एक्स को. अब वो अलग पॉइंट है कि कौन सा एक्स प्रिंट हो रहा होगा, उसको छोड़ो आप, लेकिन आपने लिख दिया ये. तो पहले आपको इतना देखना है कि ये लीगल है या नहीं. ठीक है या नहीं, कि इसका बिहेवियर क्या होगा. तो आप इसे कंपाइल कीजिए. कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आएगा. ठीक है. बस एक वार्निंग आ रही है पैरामीटर के लिए, आने दो. वो वार्निंग भी नहीं आएगी अगर आप z को भी प्रिंट करना चालू कर दो. ठीक है. करो रन. अजीब सा कुछ आउटपुट है. तो असाइनमेंट, डिवाइड एरर, एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन, पता नहीं क्या क्या. इट मीन्स प्रिंट एफ ने प्रिंट किया तो है. और क्या प्रिंट करा आप देखिएगा थोड़ा सा. डिवाइड एरर, एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन वगैरह, है ना. कुछ प्रिंट करा है ना उसने. अब आप सभी इंजीनियर्स हैं, थोड़ा सा सोचिएगा. इसमें जैसे एक लाइन है डिवाइड एरर, तो ये डिवाइड एरर कब आता होगा? कहीं ना कहीं प्रोग्राम में, किसी सिनेरियो में कहीं कोई प्रॉब्लम होती होगी, तो हम ये मैसेज दिखाते होंगे. सुनिएगा जरा. ऐसे यहां पे क्या आ रहा है? एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन. ये भी किसी सिनेरियो में प्रॉब्लम आती होगी. अब ये जो प्रॉब्लम है ये किस मैनर में है? टेक्सचुअल फॉर्म में, स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं. और कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किसी ने लिखी होगी एनवायरनमेंट में, कहीं पे स्टोर होगी ना ये टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन. तो अब कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रिंटएफ उस टेक्स्ट को, जो कि कब दिखाना है? जब कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो तब दिखाना है. तो उस टेक्स्ट को एक्सेस करके पता नहीं आपको कुछ दिखाने पे लगा हुआ है. तो इट मीन्स हमारा वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका गलत है. हम ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते डायरेक्ट टेक्स्ट को. तो अब हम अप्रोच बदलेंगे, फिर मैं उसे डेप्थ में समझाऊंगा प्रिंटएफ को. तो अप्रोच कैसे बदलेंगे कि जैसे हमने अभी बात करी थी कि प्रिंटएफ बात करता है फॉर्मेट की. तो आप जो भी वेरिएबल अगर प्रिंटएफ की मदद से प्रिंट कर रहे हो तो आपको उसका पहले फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा. वो ऐसे होता है, देखिएगा. डबल कोट्स में आपने यहां पे ऐसे लिखा प्रिंट. नहीं, प्रिंट नहीं है, प्रिंट नहीं है. तो आपने ऐसे लिख दिया %d. क्लियर? बताइए. सी में फंक्शन ओवरलोडिंग बिल्कुल भी नहीं होती, सोचना भी नहीं है. क्लियर? मैं अभी उस पर कुछ बोल दूंगा, अभी थोड़ा सा एक चीज करके दिखाऊंगा आपको. इतना ठीक है? अच्छा, आपने पूछा इसमें ओवरलोडिंग होती है नहीं होती, फंक्शन ओवरलोडिंग. व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ओवरलोडिंग? बस पैरामीटर अलग अलग कर दिए, बाकी फंक्शन के नाम सेम ही चल रहे हैं, अलग अलग डेफिनेशन है ना. इसमें बिल्कुल भी नहीं होती. अभी एक चीज करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा. तो फिलहाल देखो यहाँ पे इस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं. प्रिंटएफ वाली लाइन पर अगर आप फोकस करो तो मैंने डबल कोट्स के अंदर एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कुछ मेंटेन करी है, %d. ठीक है? तो इस %d को बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर. अभी लिखूंगा मैं सारी चीजें. ठीक है? कि हम फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे हैं. और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर के लिए %d. कैरेक्टर होता तो %c. फ्लोट होता तो %f. इस तरीके से. तो अब आप बोल रहे हो कि भैया प्रिंट करो x को, जिसका फॉर्मेट क्या है? इंटीजर. ये आई एक्चुअली आपका
डिजिट्स, डेसिमल नंबर सिस्टम, वहां से वो डी, स्ट्रिंग के लिए एस, एस परसेंटेज एस। अच्छा ध्यान ये दीजिएगा, ये डी अपर केस में नहीं आएगा कभी भी। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं ये भी केस सेंसिटिव हैं, लोअर केस में रहेंगे, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं प्रिंट कीजिए, किसको प्रिंट कीजिए, एक्स को। तब सवाल आएगा कौन सा वाला एक्स, क्लियर। तो अब मैं इसे कंपाइल करता हूं, मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। मैं एग्जीक्यूशन के लिए गया, 55, तो उसने किसको प्रिंट करा, लोकल को। क्यों करा आपको पता है, प्रायोरिटी की बात ही नहीं है। सबसे पहले वो जो पहले मिला, जो करीब मिला, जो सबसे पास है, जो सबसे पास है। आप इसका वे ऑफ एग्जीक्यूशन देखिएगा। आप जब प्रिंट कर रहे हैं ना प्रिंट, तो आप प्रिंट करते वक्त बोल रहे हैं एक्स को प्रिंट करिए, वो तुरंत ऊपर ढूंढेगा एक्स जैसा कुछ है भी या नहीं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिक्लेरेशंस होते हैं वो कॉलिंग से पहले पहले हो जाता है। कल आपने देखा था, अगर आप वेरिएबल को क्लियर स्क्रीन के बाद डिक्लेयर कर रहे थे तो एक एरर आ रहा था, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। तो मैंने कहा था सी लैंग्वेज में एक कमी है, ये आपको रिस्ट्रिक्ट करती है कि फंक्शन जब आप डिफाइन करते हो तो अंदर आते ही तुरंत सारे वेरिएबल्स पहले ही क्या कर दो, डिक्लेयर कर दो। और जो अंदर बन रहे हैं वो आपके लोकल होंगे, उसके बाद पैरामीटर होगा, उसके बाद ग्लोबल होगा। तो ये जैसी जाएगा ना ढूंढने एक्स, तो इसे लोकली रास्ते में पहले एक एक्स भाई साहब मिल गए, लोकल वेरिएबल। उसने बोला अच्छा है तो इस्तेमाल करो, जब ये यही है तो वाई, देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट विद अ पैरामीटर, देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट विद अ ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि आपको सेटिस्फाई पहले ही किसने कर दिया, लोकली। लोकली आपकी डिमांड पूरी हो रही है, तो क्यों आप यूरोप से कोई चीज एक्सपोर्ट करोगे जब आपको देहरादून में ये सब मिल रहा है। आ रही है बात समझ में, है ना, क्लियर। तो ये 55 आपको दे दिया। अब लेकिन बच्चा आया, बच्चे ने बोला मुझे 45 भी चाहिए, तो क्या सॉल्यूशन है उसका, मुझे सॉल्यूशन दीजिए। क्योंकि मुझे 45 प्रिंट कराना है, हाँ मुझे 45 भी चाहिए। तो मेन के बाहर कर देते। बहुत नहीं, दमदार है, दमदार सोच है आपकी, इंटरेस्टिंग सोच है बेटा। आपने बोला वो मेन के बाहर है तो प्रिंट भी मेन के बाहर कर दो। अब सुनना सुनना सुनना, क्योंकि तुम एक जावा के प्रोग्रामर भी हो, तो ध्यान से सुनो। प्रिंट करने के लिए तुम्हें printf को कॉल करना पड़ेगा, और कॉलिंग स्टेटमेंट हमेशा फंक्शन के अंदर आती है, क्योंकि फंक्शन को कॉल करने वाला हमेशा फंक्शन होता है। तो प्रिंटिंग के लिए कॉलिंग इंस्ट्रक्शन आप बाहर तो कभी लिख सकते ही नहीं है, कॉलिंग तो सारी आपके अंदर ही होंगी। हाँ, तो इसमें ये कर सकते हैं हम, एक और परसेंट डी और एक्स लिख दें। चलिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, ऐसी कुछ